हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज हम जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हमने लगातार जो वर्षों में पूछे गए हैं क्वेश्चन वहीं से उठाए हैं और ऑब्जेक्टिव हैं। और हम कोशिश करेंगे जितने क्वेश्चन हम कराएंगे उसी में से वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फंसेंगे। और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको ये बता दें, अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देख लिया तो एक एक नंबर के या दो दो नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने सबसे पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है। जो क्वेश्चन आएगा आपको स्क्रीन पे साइड इधर बोर्ड पे दिखाई देगा, ठीक है। और हम उसका केवल सही वाला ऑप्शन बोलेंगे और जो अगर आपको क्वेश्चन आते होंगे तो आप कमेंट में उसका ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। जो पुष्प की संरचना हमने बनाई थी इसके पहले, तो उसमें अगर बात की जाए जो ये पुंकेसर होता है, पुंकेसर, तो आप ये बताना है पुष्प का जो पुंकेसर होता है कौन सा भाग होता है। तो ऑप्शन ये जो आपका इसमें दिया गया है, इसमें ऑप्शन ये आपका सही होगा बी, जहाँ पे दिया गया है नर जननांग, तो कौन सा होगा, नर वाला भाग, ठीक है। अब अगर बात की जाए मादा वाले पुष्प, अब नर वाले की बात की जाए अगर, तो नर वाले में पहले पुमंग अगर आपको दे दिया जाए, पुमंग हो, पुंकेसर तो है ही, परागकोश हो, परागकोश, देखो पुमंग, परागकोश, पूतंत्र, ये सब पुष्प के नर वाले भाग हो जाते हैं। अगर मादा वाले भाग की हम बात करें, मादा वाले पुष्प के, तो आपको मालूम है जयांग, स्त्री केसर, स्त्री केसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका वर्तिकाग्र, अंडकोशिका, बीजांड, अंडाशय, ये सब क्या हो जाएंगे, मादा के पुष्प के मादा वाले भाग हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए वाला सही होगा, जो क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद में हम जो दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन दिया गया वो बी ऑप्शन सही होगा इसका। 7 कोश की और 8 केंद्र की, 7 सेल होते हैं और 8 केंद्रक। आपको बता दें, जो हम एक संरचना आपको बना के ऐसे दिखाते थे, यहाँ पे 3 कोशिका ऊपर, यहाँ पे 2 कोशिका, यहाँ पे 3 कोशिका, इन वाली कोशिका को बोला जाता था प्रतिमुखी सेल, प्रतिमुखी सेल, इनको बोला जाता था ध्रुवी केंद्रक, और इनको बोला जाता था दो साइड वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिका, सहायक सेल, और ये वाली जो कोशिका थी इसको बोला जाता था अंड कोशिका, अंड कोशिका। और वास्तव में ये 3 कोशिका, ये 3 कोशिका, ये वाली अगर बात की जाए 3 ये कोशिका, 3 ये कोशिका, टोटल 6 कोशिका। लेकिन यहाँ पे जो दिख रही दो, तो ये वास्तव में 2 कोशिका ना होकर 1 कोशिका बचती है। लेकिन केंद्रक यहाँ पे 2 होते हैं, ये केंद्रक एक, ये केंद्रक, यहाँ भी केंद्रक, यहाँ और यहाँ, इस प्रकार केंद्रक तो 8 होते हैं लेकिन कोशिकाएं 7 होती हैं। तो इसका भी बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन, लीडिंग सेल में स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती थी, कहाँ पाई जाती थी, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। आपको मालूम होगा जब वर्षण हम पढ़ाए थे आप लोगों को, तो वहां पे जो अंदर कोशिका वो पाई जा रही थी लीडिंग कोशिका। जो वर्षण के अंदर जो नलिकाएं होती थी कुछ खाली स्थान में लीडिंग कोशिका वो क्या करती थी, तो वो नर हार्मोन्स का स्राव करती थी। और कौन सा था, ए ऑप्शन इसका सही होगा, और वो था ए टेस्टोस्टेरॉन, ये स्रावित करती थी। या और एक और हमने बताया था एंड्रोजन, एंड्रोजन। ये अगर दूसरी बात की जाए, ये तो नर हार्मोन्स हो गए। अगर हम बात करें मादा हार्मोन्स की, मादा हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, ये होते हैं आपके। इसके बाद में जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपका, चौथा क्वेश्चन ये है, क्या पुरुष से संबंधित है। तो आपको बता दें, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है वैसेक्टोमी, वैसेक, ए ऑप्शन इसका होगा चौथे का, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी भी हमने आपको पढ़ा रखा है, जिसको बोला जाता है पुरुष नसबंदी। जो या शुक्रवाहिनी नलिका होती है, ये वर्षण होते थे, ये नलिका जो होती थी जिसको बोला जाता था शुक्रवाहिनी नलिका, शुक्रवाहिनी
वाहिनी नलिका को काट कर बांध दिया जाता था, जिसको बोला जाता है वैसेक्टोमी या पुरुष नसबंदी बोला जाता था। अब बात कीजिए अगर मादा नसबंदी को, फिर क्या बोला जाता है? मादा नसबंदी को बोला जाता है टूबेक्टोमी, टूबेक्टोमी। और मादा में कौन सी नलिका काट के बांधी जाती है? तो अंडवाहिनी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब अंडवाहिनी में काट कर बांध दिया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। इसके बाद में हम 5वें क्वेश्चन की बात करेंगे। जो 5 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया, कॉपर टी क्या अवरोध करता है, मतलब किसमें रुकावट उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। और सी में आप देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है, भ्रूण का गर्भाशय भित्ति में रोपण को रोकता है, मतलब जो भ्रूण होता है उसको गर्भाशय भित्ति से जुड़ने नहीं देता है। ठीक है, कॉपर टी के बारे में हमने बता रखा है आपको। कॉपर टी जो होता है कॉपर आयन मोचनीय तरल पदार्थ से अवशोषित आईयूडी, जिसको बोला जाता है इंट्रायूटेरिन डिवाइस होते हैं। ठीक है, जो यौन मार्ग के द्वारा गर्भाशय में लगाए जाते हैं, वहां पे ये कुछ आयन का रिलीज करते हैं जो शुक्राणुओं को निष्क्रिय करते हैं। 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है आपका, इसमें वंशागत की अनुवांशिक इकाई है, वंशागत की अनुवांशिक इकाई है। अगर आपको क्वेश्चन मालूम है तो आप कमेंट में आंसर उसके कर सकते हैं। तो आपको बता दें इसमें इसका डी ऑप्शन सही है, और डी बोले तो जीन। अब जीन क्या होता है, जीन की खोज भी पूछ सकता है। जीन की खोज की थी किसने की थी? जोहानसन ने की थी। जीन जो होता है डीएनए खंड की क्रियात्मक इकाई होती है, जिसपे सूचनाएं अनुवांशिक सूचनाएं कोडों के रूप में संचित रहती हैं। ठीक है, इसके बाद में जो 7 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, 7 नंबर पे 7 पे क्वेश्चन ये दिया गया है, रुधिरवर्ग ओ स्त्री, एक कोई स्त्री है जिसका रुधिरवर्ग ओ है, ए बी रुधिरवर्ग के, एक कोई दूसरा पुरुष होगा और जिसका रुधिरवर्ग ए बी वर्ग के पुरुष के साथ विवाह करती है, उनके पुत्र का रुधिरवर्ग कौन सा हो सकता है? अब इसके बाद में जो संतानें उत्पन्न होंगी, इसके लिए हमने डायरेक्ट एक बताई था, ट्रिक बताई थी, जहाँ पे सिंगल हो वहाँ पे ओ बढ़ा लो ऐसे, तो ये ओ हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये इसके साथ ए ओ हो जाएगा, बी, ये बी आएगा और ये ओ आ जाएगा, फिर इसका ये जाएगा इधर, तो ये ए आएगा, ओ आएगा, फिर ये जाएगा इधर, बी होगा और ओ होगा। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो ये ओ काट दो अब, तो ए बी, तो 2 ही संतान होंगी, या तो ए होगा या डी। तो जो ऑप्शन इसमें सी दिया गया है आपका, सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद में मानव में ए बी और रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? अब इसके लिए अगर आपको हम बता दें, ये जो क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर पे, इसके लिए आपको रुधिर वर्ग की जीन संरचना पूरी याद होनी चाहिए। और वो क्या है? अगर रुधिर ए की बात की जाए, बी की बात की जाए, ए बी की बात की जाए, ओ की बात की जाए, यहाँ पे होता था आई ए, आई ओ, ये होता है आई बी, आई ओ, आई बी। ये क्या होता है? आई ए, आई बी, आई बी। ये होता है आई ओ। अब इसमें देना जीनोटाइप का मतलब हमने बताया था किसी भी जीव के वेलोथर जो हमको दिखाई नहीं देते, बाहर रूप से दिखाई नहीं देते। दूसरी बात की जाए या फिनोटाइप की जीन संरचना को, तो जीन संरचना इसमें देखना है हमको। देखो इधर, ये एक जैसा है, ये दूसरे जैसा है, तो एक ये, दूसरा ये अलग है, तो एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ये और ये बिल्कुल एक ही जैसे हैं दोनों, तो इसका एक ही रहेगा, 1 नंबर। ये एक अलग है, ये और ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये भी 1 नंबर रहेगा। तो एक ये अलग, एक ये दो और ये 1 और ये 1, टोटल कितने हो जाएंगे? 6। तो इसका जो आंसर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर सही होगा वो सी सही होगा आंसर। ठीक, इसके बाद में टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है? क्वेश्चन नंबर 9। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, आपको बता दें, जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं या जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये मुख्यतः स्त्रियों में होता है, जिसके कारण जो स्त्रियां होती हैं नपुंसक हो जाती हैं, संतान उत्पन्न नहीं करती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ए जो दिया गया है इसका सही क्या दिया गया है? ए X0। ये जो लिंग सूत्र होते हैं मादाओं में, वहां पे एक कम होता है, तो टोटल कितने हो पाते हैं? 45। ठीक, इसके बाद में 10 नंबर पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन ये है, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं, इसका ए ऑप्शन सही होगा। जो दिया गया है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, उन्होंने प्रयोगशाला में सबसे पहले प्रोटीन का निर्माण किया था, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अब यहीं पे हम आपको कुछ बता दें जो पूछे जाते हैं हर बार।
न्यूक्लियोसाइड्स पूछा जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स पूछा जाता है, ये क्या होते हैं पूछा जाता है। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ये इसमें अंतर पूछा जाता है। तो आपको बता दें जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये नाइट्रोजन बेस प्लस शर्करा, हाँ प्लस शर्करा के द्वारा बने होते हैं। और ये जो होते हैं नाइट्रोजन बेस प्लस शर्करा और प्लस में फास्फेट समूह, फास्फेट समूह के द्वारा बने होते हैं। दूसरी बात की जाए, ये जो होते हैं क्षारीय होते हैं, ये जो होते हैं क्षारीय होते हैं और ये इसमें फास्फेट समूह होते हैं जिसके कारण अम्लीय होते हैं। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना। न्यूक्लियोसाइड्स पूछे तो भैया नाइट्रोजन और जो शर्करा होता है उसके ही इन दोनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स बनता है। और जब नाइट्रोजन में शर्करा और फास्फेट समूह मिल जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ये अम्लीय होता है और ये क्षारीय होता है। ठीक है, अब यहीं पे आपको हम डीएनए और आरएनए में बता दें। डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए की अगर बात की जाए इसका पूरा नाम क्या होता है आपको मालूम होगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम होता है। इधर अगर बात की जाए इसका होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अगर इसके बाद में हम बात करें दूसरा पॉइंट, यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है, या एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह एक अनुवांशिक पदार्थ है, यह एक अनुवांशिक पदार्थ है तो किंतु कुछ वर्षों में यह एक अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। यह एक अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है किंतु कुछ वायरसों को छोड़कर, किंतु कुछ वायरसों को छोड़कर, जैसे HIV, तंबाकू मुज्जेक वायरस TMV जिसको बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा का भी वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा जिसको बोला जाता है, इन्फ्लुएंजा का वायरस। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफरेंशियल वायरस बोला जाता है जिसको, तंबाकू मुज्जेक वायरस और इन्फ्लुएंजा का वायरस। इसमें क्या करता है, अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। इसके बाद में 3 पे, यह केंद्रक में पाया जाता है, या कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और यह सेल के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है।